दूसरा अहम मुद्दा है रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है। इस मुद्दे पर भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि लगातार बहुत सारी सेक्टर्स की इस तरह की शिकायत है कि उनको नुकसान हो रहा है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो साइलेंट हैं, उनको क्योंकि फ़ायदा भी हो रहा है। अमित सर और शरद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अगर मैं देखूं तो रुपया न्यूनतम स्तरों पर आ गया है। डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड कमज़ोरी देखने के लिए मिल रही है। 83.5 के लेवल्स पर तो आ ही चुका है। अगर 2024 में देखें तो करीब 4% की गिरावट ऑलरेडी रुपए में देखने के लिए मिली है। रुपए में स्टॉक मार्केट की तरह इतना परसेंटेज वाइज करेक्शन नहीं होता। 4% की गिरावट मतलब बहुत बड़ी गिरावट मानी जाती है। लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से रुपए में गिरावट भी देखने के लिए मिल रही है। अब कुछ एक जो हमने डेटा पॉइंट्स पढ़े, रिपोर्ट्स पढ़ी, उनके हिसाब से जो रुपए में कमज़ोरी है उसके कुछ कारण हैं। पहला कि 4 दिनों में एफआईज ने रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग की है। करीब 20,000 करोड़ की सेलिंग एफआईज ने कर दी है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में। कारण ये भी माना जा रहा है कि मॉरिशस के साथ जो एफआईज की जो टैक्स ट्रीटी थी उसमें जो नियम सख्त किए गए हैं उसके बाद से लगातार एफआईज की सेलिंग है। साथ ही डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती देखने के लिए मिली है बिकॉज ऑफ सम जियोपॉलिटिकल रिस्क जो हम ईरान इजराइल का देख ही रहे हैं। साथ ही तेल कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। तो ज़्यादातर जो तेल कंपनियां होती हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, क्योंकि उनको क्रूड बाहर से खरीदना होता है तो वो पहले से जल्दी से रुपए को डॉलर को खरीद कर रखती हैं क्योंकि जिस तरह से डॉलर कमज़ोर होता जा रहा है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, तो वो जल्दी से डॉलर खरीद कर रख लेती हैं सो दैट कि उनको भविष्य में तेल के भुगतान में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए भी डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमज़ोर हो रहा है। और भारत का एक्सपोर्ट भी गिर रहा है, तो जो इनकम आ रही है भारत की, इनफ्लो जो आ रहा है डॉलर का वो कम है और रुपए का आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अमित सर, अगर देखें तो ये बहुत सारे फैक्टर्स मिले हुए हैं और इस समय कोई भी रुपए को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है सर कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनमें से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा रुपए के लिए प्ले कर रहा है रोल कि जो गिरावट देखने के लिए मिल रही है? और दूसरा इंपॉर्टेंट कि सर जून से बॉन्ड इंडेक्स में भी इंडिया शामिल हो रहा है एमएससीआई के, जिसमें कि माना जा रहा था कि एफआईज का बड़ा फ्लो आएगा इंडियन बॉन्ड मार्केट में। कितना प्रभावित होगा सर ये? यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स जो हैं आपके नजर में लाना चाहूंगा विवेक। यस सर। सबसे पहला पॉइंट, सितंबर 2022, आज से 1.5 साल पहले डॉलर आईएनआर ने अपना एक हाई कायम किया था 8330 समथिंग का। ओके। और अगर आप वहां से देखें तो पिछले 18-19 महीने में डॉलर जो है वो महज कोई 0.2% जो है वो एप्रिशिएट किया है। तो एक तो इस बात को पर्सपेक्टिव में लेना बहुत जरूरी है कि पिछले 18-19 महीने में डॉलर में कोई राइज नहीं आया है कंपेयर टू आईएनआर। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट विवेक, आपको ये कंपेयर करना होगा कि आईएनआर ने बाकी इमर्जिंग करेंसीज के मुकाबले कैसा किया है। और मैं आपको कुछ आश्चर्यजनक जो है मैं आपको फैक्ट्स यहां पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा। जी। इस साल में अभी तक अगेंस्ट चाइनीज युआन आईएनआर जो है वो एप्रिशिएट किया है 1.8%। ओके। फिलीपीन करेंसी के अगेंस्ट जो है वो कोई 4 से लेके 5%। ताइवान के अगेंस्ट भी तकरीबन 5%। मैक्सिकन पेसो के अगेंस्ट तकरीबन 1.5 से लेके 2%। सो मलेशियन रिंगिट के अगेंस्ट भी तकरीबन जो है कोई 4 से 5%। तो मैं ओके। आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडिया जिन कंट्रीज से कंपीट करता है, आईटी में इंडिया जो है वो फिलीपीन से कंपीट करता है, वियतनाम से इंडिया कंपीट करता है, लेट्स से टेक्सटाइल्स और बहुत सारे और इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे आइटम्स में इंडियन रुपी जो है वो वियतनाम करेंसी के अगेंस्ट भी कोई 2 से लेकर 3% एप्रिशिएट हुआ है। तो इंडियन करेंसी अपने तमाम एशियन पियर्स इंक्लूडिंग जापानीज येन, इंक्लूडिंग साउथ कोरियन वॉन एंड ऑल अदर इमर्जिंग प्लेयर्स, इंडियन करेंसी एप्रिशिएट की है। तो जी। ये हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए कोई बोनैंजा की कोई यहां पे बात नहीं हो रही है। यहां पे इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं वो एक्चुअली लूज आउट कर रहे हैं। और ये भी एक कारण है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो खराब परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में बिकॉज ऑफ द इनफ्लोज ऑन द बॉन्ड साइड
इक्विटी साइड पे तो आउटफ्लोज चल ही रहे हैं इंडिया में, मगर बॉन्ड साइड पे जो इनफ्लोज आए हैं और प्लस इंडिया में एफडीआई इनफ्लोज आए हैं, हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो हैं वो अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। इन तमाम फैक्टर्स के वजह से इंडिया ने प्रैक्टिकली वर्ल्ड की सारी इमर्जिंग करेंसीज के अगेंस्ट आउट परफॉर्म किया है। तो ये एक जो है इंडिया के लिए रादर चिंताजनक विषय है कि आईएनआर जो है वो अप्रिशिएट कर गया है बाकी करेंसीज के अगेंस्ट। तो बिल्कुल। अगर आप इंपोर्ट्स की बात करें, आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात की, तो मैं ये बात बिल्कुल जो है जग जाहिर है कि ऑयल और प्रेशियस मेटल्स इंडिया के सबसे बड़े इंपोर्ट हैं। बिल्कुल। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को तो जाहिर है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उनके टर्नओवर पे लिंक्ड है। अगर वो महंगा इंपोर्ट करते हैं तो वो महंगा माल बेचते भी हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मगर इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो लूज आउट कर रही है एक्चुअली। और इंडिया के जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स हैं वो भी थोड़े से लूज आउट कर रहे हैं। और ये जो गोल्ड में जो बड़ा राइज आया है उसके वजह से भी जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो है थोड़े सबड्यूड हैं। सो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स को मिलाकर जो है हमें आंकलन करना होगा। मगर ये फैक्ट है कि आप अगर केवल डॉलर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि डॉलर जो है वो रुपए के अगेंस्ट नए पे नए हाई बना रहा है। मगर अगर आप कोई भी और करेंसी को बिल्कुल। उठा के देखें, इंक्लूडिंग यूरो, इंक्लूडिंग येन एंड ऑल द इमर्जिंग मार्केट करेंसीज, आईएनआर एक्चुअली बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। बिल्कुल। हम हारे हैं, लेकिन बाकियों एक तरह से फाइनल में जाकर हारे हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है उससे हारे हैं, बाकी सबको हरा दिया है। इट्स लाइक ए इंडियन वर्ल्ड कप कि हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे सर, लेकिन बाकी टीम्स को हरा दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने बताया। लेकिन जो एक ट्रेडिशनल जो बेनिफिट जिन सेक्टर्स को रहा है उनको देख लेते हैं, जिनको नुकसान रहता है उनको भी एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इंडियन रुपी में के जो डेप्रिशिएट होने से और डॉलर के अप्रिशिएट होने से जिन करेंसीज में जो डॉलर में जो कंपनीज़ को पे करना पड़ता है उन सेक्टर्स पर नज़र डाल लेते हैं। फ़ायदा जिन कंपनीज़ को या सेक्टर को मिलता है ट्रेडिशनली फार्मा, आईटी, टेक्सटाइल और ऑटो, क्योंकि इन सेक्टर्स से एक्सपोर्ट काफ़ी होता है। नुकसान जिन सेक्टर्स को होता है तेल गैस सेक्टर को होता है, जैसा सर ने बताया गोल्ड और ज्वेलरी प्लेयर्स को काफ़ी होता है। डिफेंस में चूंकि हमें बड़े जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, हालांकि अब इंडिया काफ़ी कुछ हद तक एक्सपोर्ट भी करने लगा तो वो बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन टेलीकॉम के जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी हमें बहुत सारे इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा सेटबैक लग सकता है। शरद सर, अगर मैं बात करूँ कि जिस तरह से रुपी का चार्ट इस समय चल रहा है, क्या आप मानते हैं कि रुपया और कमज़ोर होगा, या अभी लगता है कि रुपये में मतलब कुछ रिवर्सल भी आ सकता है? देखिए विवेक जी, अगर आप चार्ट्स को देखें, लंबे चार्ट्स को देखें, तो 83.17 के ऊपर ही रहने का संभावना ज्यादा है और 83.59 तक वीकनेस आ सकती है। अगर आज भी आप देखें तो कहीं ना कहीं आरबीआई का इंटरवेंशन और डॉलर सेल्स फॉरेन बैंक्स का रहा है, जो डेटा दिखाता है उसकी वजह से थोड़ा सा रुपया ड्यूरिंग द डे मजबूत हुआ था। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो समस्या कहाँ है कि अगर आप अभी भी फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स की कमेंट्री देखें तो वो कहीं ना कहीं हॉकिश है। और जो इन्वेस्टर्स का सोचना था कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स आगे जाके टेपर डाउन होंगे, वैसा होने की संभावनाएं थोड़ा कम हो गई हैं। इन सब चीजों को देखते हुए आप देखेंगे तो रुपया कमजोर बना हुआ है और मुझे नहीं लगता कि इस महीने 83.17 के नीचे इसमें मजबूती आनी चाहिए। अब अभी कुछ समय में आप देखेंगे नेक्स्ट वीक में एक पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा। फेडरल रिजर्व उसको इन्फ्लेशन मेजर करेगा, फिर इसके बाद फिर एक बार बनेगा दिमाग इन्वेस्टर्स का, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, फिर वहां पर एक बार इंपॉर्टेंट देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी मुझे लगता है जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस चल रहे हैं, जिस तरह से यूएस फेड का टोन है, मुझे नहीं लगता कि 83.17 के नीचे इसमें मजबूती आनी चाहिए। अभी वीक ही रहना चाहिए रुपए को, तो बाजार को उसको अभी डिस्काउंट करना पड़ेगा। जी सर, कुछ एक स्टॉक्स जो कि इस सेक्टर में जो जिनको बेनिफिट मिल सकता है रुपए के कमज़ोर होने से एक्सपोर्ट साइड पर या जो इंपोर्ट साइड पर हैं कुछ कंपनीज, उनके चार्ट क्या कहते हैं, किनको नुकसान दिख रहा है, किनको फ़ायदा दिख रहा है सर?
तो देखिए, अगर आप देखेंगे विवेक जी, तो सबसे पहले मैं एक एक करके आपको कुछ एक सेक्टर्स का डिस्कशन करने की कोशिश करता हूं। अगर आप एक्सपोर्ट्स में देखेंगे तो कहीं ना कहीं डेटा पैटर्न्स का स्टॉक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज में आता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये बहुत अच्छा ऑलरेडी स्टॉक दे चुका है, लेकिन इसमें अभी भी कहीं ना कहीं एक बार बुलिशनेस बनी हुई है। अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखें तो एक पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर 2000 के ऊपर एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। अभी मोमेंटम इंडिकेटर्स में काफी ताकत है, काफी इन्वेस्टर रिटेलर्स काफी इसमें पोजीशन बनाते हैं, और मुझे लगता है ये करीब अभी 2795 का भाव है। अगर अब इसमें कोई बना रहता है तो पिछले 2 वीक का बेस करीब 2625 के आसपास बना हुआ है। बने रहे साहब, ये 3200 से 3300 रुपए के भाव आपको दिखा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज में एक स्टॉक है। अगर आप ऑटोज में देखें तो यहाँ पर काफी अच्छी बुलिश स्ट्रेंथ है। अगर आप देखें तो भारत फोर्ज को अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बहुत एक जबरदस्त स्ट्रेंथ बनी हुई है। करीब 1193 के भाव के आसपास भाव है इसका। एक मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस है 1150 के आसपास, और जब कभी ऐसा कन्वर्जेंस होता है तो एक बड़ा बड़ा प्राइस मूव इधर साइड पे बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले 6-7 वीक में एक अच्छा बेस 1100 के आसपास बन गया है। मुझे लगता है ये 1300 की ट्रेजेक्टरी तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और मुझे जो इस वीक का लो है वो करीब है 1155। वहीं पे स्टॉप लॉस बने रहे विवेक जी। जिस तरह का मूव शायद हमने एक्साइड में देखा, जिस तरह का मूव इंडस टावर में देखा, और इसके अलावा वेदांता वगैरह में देखा, एक बड़ा मूव इसमें भी आने की तैयारी हो रही है। एक और इसमें स्टॉक है स्कॉट्स को अगर आप देखें तो अभी इसके अंदर एक बेस बनना शुरू हुआ है, एक अच्छा मूव इसमें आने की तैयारी है स्कॉट्स कुबोटा में। तो ये इसी वीक में, पिछले 3 वीक में बेसिकली कंसोलिडेट करके एक अच्छा बेस बना लिया है 3060 के आसपास। अभी भाव है 3106, ये जाएगा 3275। बिल्कुल साफ दिख रहा है विवेक जी। बिल्कुल अगर इसमें दर्शक देख रहे हैं, पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 3060 के आसपास स्टॉप लॉस रखे सर, बड़ा मूव आने की तैयारी है। एक्साइड देखिए, एक्साइड में ऑलरेडी विवेक जी कई बार ये स्टॉक डिस्कस कर चुका हूं। 2 साल के लिए छोड़ दीजिए, 8 से 12 क्वार्टर दीजिए। देखिए 330 के आसपास जी मैंने स्टॉक शेयर किया था, और अभी अच्छा खासा देखिए इसके अंदर ऑलरेडी एक मूव आ चुका है एक्साइड के अंदर। और आप देखें तो अभी इसका भाव करीब 444 के आसपास इसका भाव दिख रहा है। तो अच्छा खासा मूव इसके अंदर, सॉरी यस, मुझे शायद प्राइस सही नहीं मिल रहा है, 355 का भाव, 370 का भाव है, वहां पर दिख रहा है। अभी अगर इसको होल्ड करेंगे जी 8 से 10 क्वार्टर तो ये आपको 1000 रुपए का भाव दिखाएगा। एक्साइड और हमारा राजा में आप देखिए कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब एक अच्छा कैपेसिटी है प्रोडक्शन का। तो कहीं ना कहीं आप देखें इससे क्या होता है कि एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, और जब इनकम जिस तरह की डिमांड है ईवी सेगमेंट से, एक्साइड और हमारा राजा में आपको जब यहाँ पर सर्विसिंग के लिए भी आता है, वहां पर मार्जिन सर्विसेज में मार्जिन बहुत स्ट्रांग होते हैं, और इस किसी भी कंपटीशन को इस तरह की कैपेसिटी क्रिएट करने में काफी समय लगेगा। तो 1 से 2 साल का व्यू रखें। यहाँ पर हमारा राजा को आप अगर देखें तो देखिए ये स्टॉक करीब 1000 रुपए का भाव है। इसने अपना वीकली ब्रेकआउट दिया है 900 रुपए के आसपास। वीक जी ये बिल्कुल उसको रेप्लिकेट कर रहा है, एक्साइड के स्टॉक को रेप्लिकेट करेगा 1200 से 1300 के भाव के लिए। जैसे ही निफ्टी थोड़ा सस्टेन करेगा, ये बहुत क्विक आपको 200 रुपए का मूव देगा, 15 से 20% का मूव देगा। बिल्कुल अगर है कहीं गिरता है तो बिल्कुल बने रहे। तो 4 स्टॉक ऑटोज के हैं। अगर आप केमिकल्स में देखें तो काफी यहाँ पर मुझे लगता है बॉटम बन गया है। यहाँ पर आप आरती इंडस्ट्रीज में ध्यान रखें। देखिए एक बेस आरती इंडस्ट्रीज में बन गया है, और इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप देखें लंबे चार्ट के ऊपर देखें वीकली पे तो 723 का भाव है, और यहीं पर लगभग मुझे लगता है 700 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें। एक छोटा रेजिस्टेंस इसमें बचता है अभी, वो करीब 790। तो मान लें अभी भाव है 722, तो 790 तक का तो मूव बिल्कुल पक्का दिख रहा है। 70 रुपए का 10% मूव तो दिख रहा है। और अगर इसने जोन को तोड़ा विवेक जी तो 850 से 900 तक का भाव खुलेगा। मीन्स यहाँ से आप मान ले 200 रुपए, 31% का भाव यहाँ से आरती इंडस्ट्री में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर डिफेंस में आप देखें तो एक स्टॉक है पीटीसी इंडस्ट्रीज, और इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी आप ध्यान में रखें, पीटीसी इंडस्ट्रीज को। डिफेंस में देखिए बहुत अच्छे प्लेस ऑलरेडी हो चुके हैं। ये मैं एक स्टॉक छोटा सा स्टॉक लेकर के आया हूं। अभी भाव है 7600 रुपए। यहाँ पर स्टॉप लॉस है, करीब बेस बना है 7300 के आसपास। ये विवेक जी 9000 की तरफ जा रहा है। इसको पोजिशनली 2 से 3 क्वार्टर दीजिए, ये आपको 9000 के भाव दिखाएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मुझे लगता है एक्सपोर्ट सेगमेंट में एक अच्छा मूव बना सकते हैं।
बिल्कुल, काफ़ी सारे स्टॉक्स सर ने बात कर ली है एक्सपोर्ट फ्रंट पर। अमित सर, मेरा सवाल केवल ये है कि ये जब अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो उनको पूरा फ़ायदा मिलता है कि अपनी जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जब उनकी इकोनॉमी कमज़ोर भी कर रही होती है तो उनकी करेंसी स्ट्रांग करने लगती है, दुनिया की करेंसी वीक कर देते हैं। तो सर, दोनों ही केस में अमेरिका विन करके ले जाता है सिचुएशन को। सर, भारत के पर्सपेक्टिव में इस तरह का समय आ सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो, हम जीडीपी तो ग्रोथ कर रहे हैं अपनी, लेकिन हमारी करेंसी देखें, जब से मोदी काल भी शुरू हुआ तो 65 रुपये के आसपास से आई रिमेंबर करेंसी चलती थी, अभी हम 83 पर आ गए हैं जीडीपी, जबकि हमारी आउट परफॉर्म कर रही है। सर, ये समय इंडिया के साथ कब आएगा? विवेक, एक तो मैं इस बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि करेंसी जो है वो केवल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को या आपके जीडीपी को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। जी। उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपकी जो इन्फ्लेशन है वो क्या चल रही है, आपकी ब्याज की दरें कैसी चल रही है। तो अगर मान लीजिए आपके अगर इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, अगर आपके यूएस के इंटरेस्ट रेट से अगर आप ज्यादा पे हैं, जी। तो नेचुरल कोर्स में मार्केट इस तरीके से अलाइन करता है कि जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, मान लीजिए यूएस 4% पे है और आप अगर 6% पे हैं, तो जो 2% का जो आपको जो इंटरेस्ट गेन जो हर साल एक्स्ट्रा आ रहा है इन आईएनआर कंपेयर टू डॉलर, तो हर साल आप 2% के करीब डेप्रीशिएट करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर एनम। तो ओके। ये सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स इसमें बहुत अहम फैक्टर्स हैं, नंबर एक। नंबर दो, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया ऑलरेडी पिछले कुछ साल में इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। राइट। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आईएनआर जो है, एक आईएनआर नॉन कन्वर्टेबल करेंसी है। जब भी डॉलर बढ़ेगा तो उस टाइम पर जो है जितनी भी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज हैं वो सभी डॉलर के अगेंस्ट टूटेंगी। कोई कम टूटेगी, कोई ज्यादा टूटेगी। तो मैं आपका ध्यान यह आकर्षित करना चाहूंगा कि 2011 और 2013 के बीच में इंडियन करेंसी जो है वो ऑलमोस्ट 50% का फर्क आ गया था। डॉलर जो है वो 44 का भाव था और वो 44 से 68 हो गया था, तो बिल्कुल। डॉलर मोर देन 50% बढ़ गया था। मगर अगर आप 2013 से लेके अब तक की बात करें तो 11 साल में इंडियन करेंसी जो है 68 से 84 आया है, यानी कि 11 साल में आप महज जो हैं वो 23-24% आप डेप्रिशिएट किए, जो कि एनुअल रन रेट जो है लेस देन 2% का है। तो ओके। मेरा ऐसा मानना है कि आईएनआर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले ओके। 11 साल में, और पिछले पर्टिकुलरली 1.5 साल में हम प्रैक्टिकली वर्ल्ड की बहुत कम इमर्जिंग करेंसीज में से हैं जो पिछले 1.5 साल में जिन्होंने बिल्कुल डेप्रिशिएट नहीं किया बिल्कुल। अगेंस्ट डॉलर, जबकि तमाम करेंसीज ने इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीकन रैंड एंड जो मैंने पहले जिनका मेंशन किया, उन्होंने बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट किया है। अब हम आ जाते हैं आपके लास्ट पॉइंट पे कि आगे की क्या प्रोजेक्शन है। जी। मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में जो पोस्ट कोविड जो एक बम्प अप ग्रोथ में आना था, ट्रैवल सर्विसेज, सर्विसेज डिमांड के वजह से, क्रेडिट ग्रोथ के वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स के वजह से, राइट। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो ग्रोथ है वो पीक आउट कर रही है, और मुझे इंडिया में आने वाले 2 से लेके 3 सालों में कंसिडरेबल स्लो डाउन इन ग्रोथ दिख रहा है। 7.5% से मुझे लगता है कि हम बिलो 5% पर एनम रियल ग्रोथ पे पहुंचने वाले हैं अगले 2 से लेके 3 साल में। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉलर आईएनआर है ये आने वाले 2-3 साल में और तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि डॉलर आईएनआर में जो है वो अभी बहुत ज्यादा राइज नहीं आया है पिछले कुछ समय से। मगर अगर वर्ल्ड में रिसेशन आया तो ये पक्का है कि डॉलर अगेंस्ट इमर्जिंग करेंसीज, ये जरूरी नहीं है कि डॉलर यूरो के अगेंस्ट बढ़े, बिल्कुल। मगर डॉलर जो है अगेंस्ट इमर्जिंग करेंसीज जरूर बढ़ेगा अगर वर्ल्ड में रिसेशन आया। जी। और मेरा ऐसा मानना है कि हम एक रिसेशन की तरफ अग्रसर हैं। तो ओके। उस केस में ये मान के चलिए कि जो रुपया है वो आने वाले 2 साल में आप डेफिनेटली 90 या उस रेंज में आपको डॉलर को एक्सपेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल।
तो यहाँ पर रुपया 90 तक भी आ सकता है। मंदी जिस तरह से जियोपॉलिटिकल रिस्क गहरा रहे हैं, तो अगर ये और ज़्यादा वॉर की तरफ जाते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि मंदी की तरफ भी वर्ल्ड अग्रसर है। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसका नुकसान इंडिया को भी होगा। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बचे रह जाएंगे। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन रहा। अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शरद सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती समय देने के लिए और महत्वपूर्ण शेयर टिप्स बताने के लिए। तो इस डिस्कशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर हम देखें तो जो रुपए में सर ने बताया कि 90 तक रुपया जा सकता है अगले 2 से 3 साल में। और अगर हम करेंसी को देखें, इंडियन रुपी को देखें, तो ये विनर है। भले ही डॉलर से हार रहा है लेकिन बाकी करेंसी से जीत रहा है। ये एक राहत देने वाली बात है। तो इस डिस्कशन को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।